16 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। हरक्यूलिस विमान से करेंगे लैंड। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का बदला नाम, अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हुआ नया नाम। पीएम मोदी 15 नवंबर को करेंगे उद्घाटन। पूर्वांचल में तेज हुई सत्ता की जंग, आज आजमगढ़ में अमित शाह और योगी के गढ़ में अखिलेश। पंचायत चुनाव के छठे चरण की मतगणना जारी, 37 जिलों के 57 प्रखंडों में आज और कल मतगणना। प्रत्याशियों को मतदाताओं के फैसले का इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 13 नवंबर से 4 दिन तक सुखोई और मिराज जैसे युद्धक विमान उड़ान भरेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरक्यूलिस विमान से लैंड करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वेस्तुलानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ की तैयारियां पूरी कर ली गई है। यह ट्रायल 13 नवंबर से शुरू होगी और 4 दिन तक चलेगी। एक्सप्रेस वे एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग के लिए भारतीय वायुसेना के 5 बड़े एयर बेस से करीब 30 लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। तो आपको बता दें कि 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। हरक्यूलिस विमान से पीएम वहां लैंड करने वाले। उनके साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे और इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तमाम स्थितियों का जायजा लिया है। तमाम तैयारियां भी इसको लेकर पूरी कर ली गई हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम बदल गया है। अब यह स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है। प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को आधुनिक सुविधाओं से सज्जित हबीबगंज के वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं और इससे पहले भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की भी मांग कर चुकी हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं, पूर्वांचल में सत्ता की जंग तेज होती दिख रही है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह कल वाराणसी में थे, आज वो आजमगढ़ में रहेंगे और बस्ती भी जाएंगे। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जो कि सपा के प्रमुख हैं, वो भी आज गोरखपुर से कुशीनगर तक रथ यात्रा शुरू करेंगे। इसके बाद अन्य जिलों में दौरा करेंगे। वैसे बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही नहीं, कई ऐसे दल भी हैं जिनकी पूरी सियासत ही पूर्वांचल के जिलों पर टिकी हुई है और ये सभी पूरा जोर लगाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिन 2 अहम मुद्दों पर मैदान में उतरने वाली है, वो दोनों ही राम मंदिर और विकास इसी धरती पर है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। शनिवार सुबह नोएडा का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 772 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। आसमान में स्मॉग की मोटी चादर भी छाई हुई है। कमोबेश यही हाल दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद व अन्य इलाकों में भी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिल्ली के ITO का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स शनिवार सुबह 484 रहा। तो आपको बता दें, ये तस्वीरें आप नोएडा की देख सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की वजह से स्थितियां बेहद खराब होती दिख रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने तमाम रिकॉर्डों को अब तक तोड़ दिया है और नोएडा की हवा देश में अब सबसे जहरीली बताई जा रही है। आगरा के थाना शाहगंज में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती ने दूसरे समुदाय के युवक से शादी की थी। मौत के बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और जमकर पथराव और फायरिंग की। कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की है। तो स्थिति को बेकाबू होता देख CO लोहा मंडी और पुलिस मौके से भी भाग निकले, जिसके बाद पूरे जिले की फोर्स को तैनात किया गया है। इधर हिंदुवादी संगठन कार्रवाई के लिए थाने में बैठ गया है।
आगरा में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत हुई है। आपको बता दें, युवती ने दूसरे समुदाय के युवक से शादी रचाई थी, जिसके बाद उसकी मौत होने का मामला सामने आ रहा है। तो दोनों पक्षों के लोगों ने भी आपस में इसको लेकर पथराव और फायरिंग की है। फिलहाल पुलिस ने स्थितियों को बिगड़ता देख मौके से वो भी भाग निकले, जिसके बाद तैनात किया गया है वहां पर तमाम कर्मियों को। अब बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी राज्य में बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी हो रही है। नीतीश सरकार ने हर हाल में पूर्ण शराबबंदी को लागू करने का हमेशा अपना संकल्प दोहराया है, लेकिन हाल के दिनों में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई। एक बार फिर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 नवंबर को हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस बैठक के बाद कई लोगों पर गाज भी गिर सकती है और इसमें कई बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं। बता दें कि बिहार के समस्तीपुर, सीवान, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज से लगातार जहरीली शराब से मौत का तांडव होने के बाद नीतीश कुमार काफी नाराज हैं। सभी आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी को डिटेल के साथ 16 नवंबर को उपस्थित होने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद लिखित किताब अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर चुकी है और इसी कड़ी में पूर्व सांसद और मंत्री सीताराम सिंह की जयंती के अवसर पर मोतिहारी पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि किताब काफी आपत्तिजनक है। सलमान की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में छपी बात पर कांग्रेस को काफी माफी मांगनी चाहिए और उन पर अविलंब कार्रवाई भी करनी चाहिए। इस मौके पर बिहार सरकार के कानून व गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार सहित कई विधायक और राजनीतिक हस्ती भी मौजूद रहे। सहभागी रहे राजनीति में, सामाजिक जीवन। ये बहुत आपत्तिजनक है। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। इन्होंने जिस तरह से हिंदू संगठनों की तुलना बोको हराम और अन्य आतंकवादी संगठनों से की, तो कांग्रेस को ये विचार करना चाहिए कि सलमान खुर्शीद पर क्या कार्रवाई करेगी। अब तक कांग्रेस ने अपने आप को उनके बयान से अलग नहीं किया है। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। अतिथि को विदा करने गए हैं, होने वाले हैं, कहीं न कहीं उस चुनाव को ध्यान में रखकर ये दिया गया है। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने वाला है और यह 3 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुछ अहम विधेयकों के अलावा दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। इस बार राज्य सरकार के पास पैसे की समुचित उपलब्धता नहीं होने के कारण इस बार का अनुपूरक बजट करीब 5,000 करोड़ रुपए का ही होगा। इस राशि में मुख्य रूप से बिहार आकस्मिक निधि BCF के तहत खर्च किए गए रुपयों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस फंड के तहत मुख्य रूप से कोरोना काल और बाढ़ राहत कार्य के तहत लोगों को तुरंत मदद मुहैया कराने के लिए खर्च किए गए हैं और इस बार किसी नई योजना या विभागों के अंतर्गत चलने वाली विकासात्मक योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि मुहैया कराने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को सरकार ने आखिरकार 15% वेतन वृद्धि का लाभ देने पर मुहर लगा दी है। 1 जनवरी 2022 से राज्य के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिल सकेगा। बिहार के सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को 1 अप्रैल 2021 से 15% वेतन वृद्धि का संकल्प सरकार के शिक्षा विभाग ने 29 अगस्त 2020 को ही जारी किया था। आखिरकार इस संकल्प को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए। मोहर लगने के बाद अब शिक्षकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और नए साल से वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। मद्य निषेध और उत्पादन निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने गोपालगंज में अपने विधानसभा इलाके के हाई स्कूलों का निरीक्षण किया है। इस दौरान निरीक्षण के दौरान पठन पाठन का भी उन्होंने हाल जाना। इसके साथ ही समितियों का भी गठन किया। इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। जहरीली शराब कांड पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बयान सामने आया है। चिराग पासवान ने जहरीली शराब कांड पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि शराब माफियाओं को सीएम का संरक्षण प्राप्त है। इस वक्त की बड़ी खबर।
तंज के लहजे में चिराग ने सीएम पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि हवा महल से निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, या तो एक अन्य मार्ग को किया जाए सील। बड़ी खबर, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का कटाक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। जहरीली शराब कांड पर चिराग का हमला। चिराग ने तंज के लहजे में कहा है कि हवा महल से बाहर निकले मुख्यमंत्री, शराब माफियाओं को बिहार में सीएम नीतीश का संरक्षण प्राप्त है। बड़ी खबर, चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला बोला है। चिराग ने बिहार में हुए जहरीली शराब कांड मामले में कई लोगों की मौतों पर नीतीश कुमार पर सीधा प्रहार किया। बड़ी खबर, चिराग का बड़ा बयान, बिहार के शराब माफियाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संरक्षण प्राप्त है और इसीलिए बिहार में शराब की डिलीवरी हो रही है। बड़ी खबर, एक अन्य मार्ग को सील करने की भी मांग कर डाली उन्होंने सीधा हमला बोला है। चिराग का बड़ा बयान, चिराग पासवान ने सीधा सीएम पर हमला बोला। आप सोचें कि आप अपने हवा महल में बैठकर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ऐसा होता नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आपके हवा महल में सारी सही खबरें आपको नहीं मिलेंगी। सारी खबरें छन कर जो आप सुनना चाहते हैं वही अधिकारी आपको वहां पर सुनाते हैं। अधिकारी आपको बोलते हैं कि ये गरीब लोग जो बिहारी हैं ये दोषी हैं, और आप तुरंत अपनी प्रदेश की जनता के ऊपर आप आरोप लगा देते कि भैया दोषी हैं। दोषी वो लोग हैं जो तस्करी कर रहे हैं, दोषी वो लोग हैं जो अवैध शराब को बॉर्डर के माध्यम से लेकर आ रहे हैं प्रदेश में। दोषी वो लोग हैं जो जहरीली शराब का निर्माण प्रदेश में कर रहे हैं, और आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है। आपके शासन प्रशासन तंत्र के सामने ये सब हो रहा है। भाई अगर एक आम बिहारी इस बात को जानता है, भाई आप कैमरा लगा दीजिए, कहीं पे भी जाइए आप पब्लिक प्लेस पे, और आप कैमरा लगा दीजिए और आप पूछिए जनता से कि क्या खुलेआम शराब मिलती है कि नहीं मिलती है। एक स्वर में सब बोलेंगे कि भैया मिलना तो एक तरफ है, होम डिलीवरी होती है शराब की। एक स्वर में सब व्यक्ति ये बात बोलेंगे। एक आम बिहारी अगर इस बात को जानता है कि बिहार में शराब खुलेआम मिलती है, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को नहीं जानते? क्या क्यों नहीं जानते? भैया आप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आप हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। आपके शासन प्रशासन तंत्र की नाक के नीचे सारे काम हो रहे हैं। संभव नहीं है कि उनकी जानकारी में ये सब नहीं हो। अब या तो उनका संरक्षण प्राप्त है, आपका संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है, और मैं इस बात को डंके की चोट पे मैं कह रहा हूं। आप इसको सीधा आरोप समझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, तो सीधा आरोप है मेरी तरफ से ये। भैया 5 साल हो गए, 5 साल में आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, आए दिन अवैध शराब यहां पर पकड़ी जा रही है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हैं, अपने कानून की वाहवाही करते हैं कि भैया हमने शराबबंदी कर रखी है, हमने शराबबंदी कर रखी है। बक्सर के जिला मुख्यालय की सीमा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से लगी है, जिसे कुंवर सिंह सेतु से जोड़ता है। इसका लाभ शराब के शौकीन काफी हद तक उठाते हैं, और ऐसे में इस सेतु पर नगर थाने की पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। तो वहीं आपको बता दें कि 3 घंटे के इस अभियान में कुल 70 लोग शराब पीने के आरोप में पकड़े गए। वहीं बिहार में शराबबंदी के 6 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में शराब पीने वाले पहली बार पकड़े गए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बक्सर से हमारे साथ हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए सुमित जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सुमित, बक्सर में इस तरीके की घटना और इतने बड़े तादाद में शराब पीने वाले लोगों पर पुलिस ने गाज गिराई है। जी आपको बता दें कि गुरुवार की शाम में ये कार्रवाई की गई थी, जहां पर वीर कुंवर सिंह सेतु से लगभग 100 की संख्या में जो है जो लोग थे उनको हिरासत में लिया गया था। आपको बताते चले कि वीर कुंवर सिंह सेतु जो है वो बिहार के बक्सर और उत्तर प्रदेश की जो पुल है, जो बीच में जो पुल पड़ता है वो उत्तर प्रदेश की सीमा और बिहार को जोड़ता है, और वहां पर जो है उत्पाद विभाग बक्सर पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें 100 लोगों को हिरासत में लिया गया था, और मेडिकल जांच के बाद 64 लोगों को जो है वह जेल भेज दिया गया। क्या लगता है 16 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक हाई लेवल मीटिंग बुला रहे हैं पटना में, और इसको लेकर प्रशासन सतर्क है?
जिस तरह से जहरीली तरह से जो मौतें हुई थी उसके बाद से प्रशासन, बक्सर प्रशासन लगातार जो है वो छापेमारी कर रहा था। बहुत जगह पर कच्ची शराब बरामद भी हुई थी आपको, और उसी कार्रवाई के तहत पर बक्सर में भी वीर कुंवर सिंह सेतु पर यह कार्रवाई की गई थी, जिसमें 100 लोगों को हिरासत में लेकर जिसमें 64 लोग जेल भेज दिए गए। जी बिल्कुल सुमित, अधिक जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुमित हमारे साथ बक्सर से सहयोगी जुड़े हुए थे और इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा कर रहे थे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कई तादाद में लोगों पर जो शराब पीकर बिहार में इन कर रहे थे, बिहार के प्रदेश के सीमा में घुस रहे थे, उस वक्त उन पर पुलिस ने गाज गिराई है। दरभंगा जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें वो कैमरे पर शराब की बोतल को लहराया था। इस मामले में दरभंगा सदर डीएसपी कृष्णानंदन का बयान आया है। इसमें उन्होंने कहा कि युवक की पहचान कर ली गई है, पुलिस छापेमारी कर उसको पकड़ने की भी कोशिश कर रही है। जल्द ही युवक को गिरफ्त में ले लिया जाएगा। मैसेज का, फोटो का सत्यापन किया गया है, उसको चिन्हित करते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी सर, उसमें चिन्हित कर लिया गया है। चिन्हित कर लिया गया है व्यक्ति का, उसका घर का भी चिन्हित कर लिया गया है। जी जी, और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के भेलवा गांव में घटना हुई है, जहां पर दो रिश्तेदारों के बीच बीती रात विवाद लेकर गोली चल गई। इसमें महिला चंपा देवी के हाथ में गोली लग गई, जिसे घायल अवस्था में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं घटना का कारण पारिवारिक विवाद बताया गया। घटना की जानकारी बाद पुलिस ने अंकित सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी है। रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र में कुख्यात अपराधी कल्लू खान की हत्या कर दी गई। घटना आज सुबह शिवसागर थाना के कैथी गांव में घटी, जहां अपराधियों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। पिछले 20 सालों से बिहार और झारखंड के अपराध की दुनिया में सक्रिय रहने वाले कुख्यात अपराधी कल्लू खान की हत्या से इलाके में सनसनी मच गई। बक्सर में पंचायत चुनाव के छठे चरण की मतगणना जारी है। सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू है। बक्सर प्रखंड के कुल 15 पंचायतों के चुनाव परिणाम और उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने वाला है। मतगणना स्थल पर सुबह से ही उम्मीदवार और उनके समर्थकों की भीड़ देखी जा रही है। नालंदा जिले के कई प्रखंडों के पंचायतों को नगर पंचायत में विलय करने के कारण पंचायत चुनाव के पूर्व स्थिति उथल पुथल सी हो गई है। दरअसल ताजा मामला हरनौत प्रखंड के नेहूसा पंचायत की है, जहां इस बार 198 मतदाता पंचायत चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि इस बार पंचायत चुनाव से पूर्व मुसहरी समेत 2 टोलों का मतदाता सूची में कुल 498 मतदाता हैं, जिसमें 198 लोगों का नाम काटकर नगर पंचायत की सूची में डाल दिया गया। इसके कारण 198 मतदाता इस साल पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह जाएंगे। गोपाष्टमी के मौके पर देवघर के बैद्यनाथ गौशाला में गौ माता को चारा खिलाने के लिए भीड़ उमड़ी। हर साल की तरह इस साल भी तुला दान का आयोजन लोग कर रहे हैं और अपने वजन के बराबर गौ माता के लिए चारा का दान किया जा रहा है। अधिकारी बताते हैं कि यह परंपरा सालों से चली आ रही है और प्रत्येक साल इस तुला दान का आयोजन किया जाता है, जिसमें गौ भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन्नीस 1901 से देवघर गौशाला का प्रादुर्भाव हुआ था, तब से आज तक हमारी ये परंपरा रही है कि हम लोग गोपाष्टमी के दिन, जो आज का दिन है, ये गौ माता के लिए विशेष दिन है और भगवान कृष्ण की जो गौ भक्ति थी उसको लेके गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है। और आज हम लोग वार्षिक अपनी मीटिंग करते हैं शाम को, और सवेरे से गौ माता की पूजा का आयोजन चल रहा है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं तुला दान का आयोजन, ये तुला दान भी भगवान कृष्ण की समय से चला आया है कि गौ भक्त जो हैं वो अपने शरीर के वजन का बराबर गौ चारा देंगे तो वो गौ चारा बहुत बड़ा दान होता है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।